आज अपन करते हैं 2 वर्षीय पीटीटी के 2025 के पेपर का शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि का सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को स्वयं के चरित्र व विद्वता द्वारा उनके व्यवहार को सुधारना चाहिए। प्रश्न नंबर 52, शैक्षिक निर्देशन कौन सी कक्षा में दिया जाना हितकर होता है? शैक्षिक निर्देशन कौन सी कक्षा में दिया जाना हितकर होता है? प्रारंभ से प्रत्येक कक्षा में, जब छात्र किसी विशिष्ट ग्रुप में जाने को तैयार हो, जब आवश्यक हो तब दिया जाना जाए, जब छात्र एक विद्यालय से दूसरे में प्रवेश करे। तो इसमें क्या है, शैक्षिक निर्देशन कौन सी कक्षा में दिया जाना चाहिए? भी कक्षा कोई उचित थोड़ी है, प्रत्येक प्रारंभ से प्रत्येक कक्षा में, जब छात्र किसी विशिष्ट ग्रुप में जाने को तैयार हो, जब आवश्यक हो तब दिया जाना चाहिए। शैक्षिक निर्देशन तो जब जब आवश्यकता पड़े तब तब हम उसको दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई कक्षा विशेष में हो तो। या फिर ये आंसर ज़्यादा सही होगा, ये नहीं तो फिर ये थोड़ा और सही हो सकता है, प्रारंभ से प्रत्येक कक्षा में, यानी शुरू से ही देना चाहिए शैक्षिक निर्देशन तो, और प्रत्येक कक्षा में देना चाहिए, ये भी सही है। बाकी ये कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक कक्षा में दे, जब जब आवश्यकता हो तब तब दिया जाना चाहिए। ज़्यादा राइट आपका ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, एक शिक्षक कक्षा में विविधता और समावेश को कैसे बढ़ावा दे सकता है? विविध शिक्षण सामग्री और संसाधनों को उपयोग करके दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की हैं। साहसिकता, संक्षिप्तता, लचीलापन, वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की होती है, मतलब वस्तुनिष्ठता में फैक्ट होता है और वैज्ञानिकता में क्या होता है, फैक्ट होता है। ज़्यादा सही तो यही है, ये नहीं माना जाए तो फिर लचीलापन इसमें हो सकता है। किसी अवधारणा से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बी हो जाएगा इसका आंसर सही, अतिरिक्त अभ्यास और समीक्षा प्रदान करके। शिक्षकों को निरंतर शिक्षा से क्या लाभ है? शिक्षकों को निरंतर शिक्षा से क्या लाभ है? नवीन ज्ञान को समझने में सहायता मिलती है। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके शिष्य करते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके ही अपने छात्रों से मधुर संबंध स्थापित कर सकता है। प्रश्न नंबर 59, ये आ गया है अपने प्रश्न नंबर 59। देखते हैं, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास। वेरी इंपॉर्टेंट, बालक का सर्वांगीण विकास होता है वो खेलों से ही होता है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी की प्राथमिक भूमिका क्या है? शिक्षण और सीखने को बढ़ावा तथा संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना होता है। बी आंसर हो जाएगा इसका। एक रेखाचित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं। इस कथन का आशय है कि शिक्षक को कक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा में शिक्षक अभिभावकों की भागीदारी को कैसे बढ़ावा दे सकता है? अभिभावक के साथ नियमित रूप से संवाद स्थापित करके तथा उन्हें निर्णय देने में शामिल करके हैं वो अपन शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। एक शिक्षक छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार को कैसे बढ़ावा दे सकता है? बी आंसर हो जाएगा, विचार मंथन और विचार निर्माण को प्रोत्साहित करके बढ़ावा दे सकता है। शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, ये बाद की बात है। ज्ञान और कौशल प्रदान करना, पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना,
सबसे पहले बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे तो ये सब चीज़ें देगा ना, इसलिए डी आंसर हो जाएगा, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे चर्चा करें और विमर्श में भाग लें, सी आंसर हो जाएगा। छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं जो छात्रों को समझाकर पढ़ाता हो। किसको? जो छात्रों को समझाकर पढ़ाता हो, उससे बच्चे ज़्यादा अच्छा संबंध रखना पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67, एक अच्छे विद्यालय प्रमुख का चरित्र संबंधी गुण है। एक अच्छे विद्यालय प्रबंधक, विद्यालय प्रमुख यानी विद्यालय का जो प्रमुख होता है उसका चरित्र से संबंधित अच्छा गुण कौन सा है? वह सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक होना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक होना चाहिए। तो इसके अंदर सब चीज़ें ऊपर वाली ये इसमें शामिल हो जाएगी। भगोड़े विद्यार्थियों के प्रति आपकी क्या अभिवृत्ति होगी? यानी जो विद्यार्थी स्कूल से भाग जाते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे? दया करेंगे? नहीं, दया तो करना ही नहीं है। दया करेंगे दोबारा बहुत ज़्यादा भागेंगे वो। उदासीन रहेंगे? उदासीन नहीं रहेंगे, भाग गया और आपको उसको खबर ही नहीं लेंगे, तो ये भी गलत है। ज़्यादा सही ये है कि उसको सहानुभूतिशीलता से उसको समझाएंगे कि भाई बेटा तू भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है, कारण बता, किसके डर से भाग रहा है, क्या है समस्या, क्या है। तो ये ज़्यादा सही रहेगा। प्रतिशोध तो अपन ले ही नहीं सकते उसका, कि क्या प्रतिशोध लेंगे बच्चों से। शिशु की प्रथम पाठशाला होती है। देखिए यहाँ पाठशाला पूछा है, पाठशाला है तो परिवार है, और यदि शिशु के प्रथम शिक्षक पूछें तो माता पिता हो सकता है ना, और प्रथम शिक्षिका तो माँ होती है। एक शिक्षक समस्या समाधान कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकता है? समस्या समाधान कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकता है, यानी बच्चों में कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान कैसे कर सकता है बच्चा, अध्यापक? डी आंसर हो जाएगा आपका। पूछताछ आधारित सीखने और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के अवसर प्रदान करके उसकी समस्या का समाधान है वो कर सकता है। छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, लेकिन आजकल के बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जो प्यार से ज़्यादा सीखें। इनको तो दंड पड़ता है तो ही ज़्यादा सीखते हैं। फिर भी एक नियम बना रखा है कि छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं, क्योंकि यह बहुत मनोवैज्ञानिक है। यानी प्यार से बच्चा है उसका मानसिक संतुलन है, मानसिकता है वो अच्छी पकड़ करती है, तो एक मनोवैज्ञानिक के कारण है ये। अध्यापन व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है परिश्रम एवं ईमानदारी पर। किस पर करती है? परिश्रम एवं ईमानदारी पे करती है। एक शिक्षक कक्षा में छात्रों की भागीदारी को कैसे बढ़ावा दे सकता है? खुले अंतः वाले प्रश्न पूछकर और चर्चा को प्रोत्साहित करके कर सकता है। ए आंसर हो जाएगा 73 में। 74 में, एक विद्यार्थी जो किसी समस्या को हल करने का प्रयास अध्यापक की सहायता लिए बिना करता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी एक विद्यार्थी है वो कोई समस्या का समाधान स्वयं ही कर रहा है, अध्यापक की सहायता नहीं ले रहा है, तो उसको उस समय मास्टर साहब को क्या करना चाहिए? उसके व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा, करो तुम, है ना। जब समस्या हो तो मुझसे मिल लेना, नहीं तो उसके सराहना करनी चाहिए। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है? अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। वो जो उसका कार्य है अध्यापन का, उसके प्रति पूर्ण समर्पण उसका होना चाहिए। ये है, बाकी तो सब इसके अंदर अपने आप आ जाएंगे। अनुशासन है, इसमें आ जाएगा। अध्यापन के प्रति उच्च विचार है, ये भी आ जाएगा। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, ये भी आ जाएगा। ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ना। 75 में ए हो जाएगा। अब आता अपना 76 का प्रश्न नंबर 76। इसमें आपके जो प्रश्न नंबर हैं वो कट गए हैं। ये 76 है, 77 है, और ये 78, 79, ये 80, 81, 82, 83 है। ठीक है, अगला प्रश्न।
विद्यालय की समय सारणी का आधार होना चाहिए छात्रों की सुविधा, अध्यापकों की सुविधा, विषयों की विषय वस्तु अनुसार, मौसम के अनुसार, ये होना चाहिए। विद्यालय की समय सारणी का आधार होना चाहिए, विद्यालय की जो समय सारणी है वो विषयों की विषय वस्तु के आधार अनुसार होना चाहिए। समय सारणी विषयों की विषय वस्तु के अनुसार। यहाँ तो यदि अपन इसकी चर्चा करते हैं तो मान लीजिए शुरू के जो पीरियड होते हैं वो लगभग है ना कठिन जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अनुसार देते हैं, ताकि बच्चे का सुबह में माइंड फ्रेश रहे और अच्छी पकड़ कर जाए। यदि आंसर ये नहीं मानेगा तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, विद्यालयों की जो समय सारणी है वो मौसम के अनुसार भी हो सकती है। सर्दियों में अलग होती है, गर्मियों में अलग होती है ना। तो ज़्यादातर देखें तो विद्यालय की समय सारणी है, समय सारणी मतलब पीरियड वाली बात करते हैं अपन, है ना, घंटे वाली बात करते हैं, तो वो प्रारंभ में कठिन जो थोड़े हार्ड सब्जेक्ट होते हैं वो, फिर उनके बाद में एक सरल आता है, एक कठिन आता है, एक सरल आता है, ऐसी कुछ सारणी बनाई जाती है। तो उस हिसाब से इसको ले लेंगे। यदि आंसर ये नहीं हुआ तो फिर ये आंसर इसका मान लिया जाएगा। एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में प्रश्न क्यों पूछेंगे, है ना। एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में प्रश्न क्यों पूछेंगे, यानी आप प्रश्न क्यों करते हो, क्या करने के लिए, बच्चों में क्या कौन सा कौशल डेवलपमेंट करने के लिए आप प्रश्न करते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों का विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए, कक्षा में समय बिताने के लिए। मतलब ये है। अब कुछ विद्यार्थी ये भी कर सकते हैं कि प्रश्न पूछेंगे तो कक्षा में अनुशासन बना रहेगा। तो इसमें है ना, विद्यार्थियों का ध्यान यदि विषय वस्तु के ऊपर केंद्रित रहेगा तो अनुशासन अपने आप, ये जो बात यहाँ आ गई है तो ये कर देंगे हम। शिक्षक चिंतन और आत्म सुधार को कैसे बढ़ावा दे सकता है, नियमित रूप से शिक्षण पद्धतियों पर चिंतन करके और फीडबैक मांगकर है, ये इनको सुधार कर सकता है। रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, छात्र की प्रगति की निगरानी करना और निर्देश को समायोजित करना। बी आंसर इसमें हो जाएगा आपका। कक्षा में व्यवहार को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, कक्षा में व्यवहार को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, यानी कक्षा में जो व्यवहार है उसको उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, उसका सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। नियम और परिणाम को स्पष्ट रूप से स्थापित करके तथा सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करके किया जा सकता है। ए आंसर इसका हो जाएगा। शिक्षकों के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी शिक्षकों के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो शिक्षकों का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें प्रथम उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षकों की जवाबदेही और मानक बनाए रखना पड़ता है। यदि शिक्षकों का मूल्यांकन करेंगे तो सबसे पहला अपने को उद्देश्य प्राप्त होगा तो उनकी जवाबदेही और उसका मानक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहेगा, ये पहला काम होगा। उसके बाद दूसरे तीसरे हो जाएंगे। एक बच्चा सबसे पहले सामाजिकरण के पाठ कहाँ से सीखता है, सामाजिकरण के पाठ कहाँ से सीखता है, तो समाज से सीखेगा, माता पिता से सीखेगा। यदि यहाँ समाज होता तो हम समाज को कर देते, यदि यहाँ परिवार होता तो हम परिवार को कर देते, यहाँ घर होता तो घर को कर देते। तो ये माता पिता हो गया आंसर। यदि कोई अध्यापक बिना आपकी गलती के आपको दंडित करता है तो आप क्या करेंगे। बहुत बार हो जाता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं, अध्यापक का कभी कभी ध्यान एग्जैक्ट एकदम राइट नहीं जाता है, उसको लगता है कि अमुक बच्चे ने गलती की है, जबकि गलती करता उसका पड़ोसी है। फिर भी यदि गलती से हो जाता है, कई बार मुझसे भी हो जाता है, और दंड भी दे देते हैं, उसके थप्पड़ भी डंडे भी मार देते हैं, फिर फील होता है कि हाँ यार इसने नहीं किया गलती, फिर पकड़ में आती है। तो जैसे हम भी तो बोलते हैं कि बेटा ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा आपने गलती की है, तो है ना लग गया बेटा, कोई बात नहीं है ना। तो ऐसे ही यदि बच्चा चाहे तो बच्चा भी है ना अध्यापक से सीधी बात कर सकता है कि सर वास्तव में आपने मुझे दंड दिया लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी, वो गलती अमुक बच्चे ने की थी। तो यदि कोई अध्यापक बिना आपकी गलती के आपको दंडित करता है तो आप क्या करेंगे। प्रधानाध्यापक से उस शिक्षक की शिकायत करेंगे, नहीं भाई सोचना पड़ता है। विद्यालय छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना चाहिए। अध्यापक से स्वयं बात कर खुद को निर्दोष साबित करेंगे कि सर मैंने वो गलती नहीं की थी जिसका दंड आपने दिया है, ये ज़्यादा सही हो जाएगा। अध्यापक से कभी भी बात नहीं करेंगे, ये भी गलत बात है। अध्यापक से क्यों नहीं बात करेंगे, विद्यालय भी नहीं छोड़ेंगे, और प्रधानाध्यापक से भी अपन शिकायत नहीं करेंगे। तो जहाँ तक दोनों शिक्षक और शिक्षार्थी है, दोनों के बीच में तालमेल होकर ही वो समाधान हो जाए तो बेटर रहेगा।
प्रश्न नंबर आता है अपना 84 का। देखिए 84 क्या करा है, आप खेल के मैदान पर दो छात्रों को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों से बात कर उन्हें शांत करेंगे, ये कर देंगे। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी है, यानी कक्षा में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बाधा है, रुकावट, ब्रेकर करेंगे, बैरियर जिसको कहते हैं, वो क्या हो सकता है, वो शिक्षण सामग्री का अभाव, ये हो सकता है। यानी शिक्षण सामग्री नहीं है तो आपका संप्रेषण होगा कहाँ से, बाकी ये तो बाद की बात है। 86, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, संप्रेषण कौशल, यानी वो बच्चों को बता रहा है अच्छी तरह से, उनकी वाचन कला अच्छी है, उनके उच्चारण अच्छे हैं, तो ही वो क्या जाएगा, बच्चों में अच्छा संप्रेषण होगा। विषय वस्तु की विशेषज्ञता, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, बहुत अच्छा जानता है, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा है तो वो क्या संप्रेषण देगा। धैर्य और सहानुभूति, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा है, लेकिन उसका संप्रेषण अच्छा नहीं है तो वो कैसे क्या करेगा। सत्तावादी रवैया, नहीं, बच्चों को डरा धमका करके बिठा करके चुपचाप आप उससे है ना उसको संप्रेषण नहीं दे सकते हो, तो आपका बी आंसर यहाँ सही हो जाएगा। यदि आपका मित्र आपसे बिना विशेष कारण के नाराज़ हो गया है तो आप क्या करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने को पता ही नहीं चलता है कि कारण क्या था, और जो आपका मित्र है वो नाराज़ भी हो जाता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उससे बात करके गलतफहमी को दूर कर देंगे। उसको भाई पूछेंगे, भाई तू नाराज़ है तो क्या, मुझे तो पता ही नहीं है नाराज़ क्यों हो गया तू, कारण तो बता। हो सकता है वो कारण बताए तो हो सकता है आपको आपसे अनजाने में भी गलती हो गई हो, तो आपने गलती की, आपको फील नहीं हो, उसके आपके मित्र को वो फील हो गई हो, तो उस गलतफहमी को अपन दूर कर सकते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। उससे बात करके गलतफहमी को दूर करेंगे। शिक्षक के द्वारा छात्रों में, प्रश्न नंबर 88, शिक्षक के द्वारा छात्रों में मूल्यों की स्थापना संभव है, क्योंकि यानी शिक्षक है वो छात्रों में मूल्यों की स्थापना कर सकता है। मूल्य मतलब यहाँ कोई कीमत नहीं है, उनमें अच्छे गुणों की स्थापना, संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान, है ना, संस्कार वगैरह इसको मानते हैं अपन, एक प्रकार से कहें तो चरित्र मान सकते हैं। तो ये एक शिक्षक है ना, वही इनके मूल्यों की स्थापना करने में ज़्यादा प्रभावी रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि छात्र शिक्षक को अपना आदर्श भूमिका निर्वाह करने वाला व्यक्ति मानते हैं। यानी अध्यापक, जो बच्चे हैं अपने शिक्षक का अनुकरण ज़्यादा करते हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसा बोलते हैं, जो करते हैं वैसा करते हैं, जो पहनते हैं वैसा पहनते हैं। कहीं तो अध्यापक का जैसा भी व्यवहार होता है वो व्यवहार अपने अंदर उतार लेते हैं। यानी अध्यापक बच्चों के लिए क्या होता है, आदर्श होता है, उनका हीरो होता है, और वो उन्हीं का कहना मानता है। बहुत बार देखने को मिलता है कि छोटा बच्चा है, कई बार हो जाती है बाय मिस्टेक कि उनसे अध्यापक से कोई गलती हो जाती है, मैडम से कोई गलती हो जाती है, गलती से ज़्यादा काम वर्कलोड होगा, ध्यान नहीं रहा होगा, है ना, जल्दबाजी में हो गया होगा, तो उस गलती को उसके माँ बाप हैं जो घर पे सही करवाने की कोशिश करते हैं कि बेटा यहाँ ये नहीं ऐसा होगा, तो बच्चा कहता है कि नहीं मम्मी आपको कुछ पता नहीं है, मेरी मैडम ने बताया, मैं यही सही करूँगा। नहीं पापा आपको नहीं पता, सर ने यही बताया है और मैं यही मानूंगा। दूसरे दिन सर जाके बोलता है, इनको बताया, अरे बेटा ये तो ऐसा नहीं, ऐसा था, ये तो जल्दबाजी में हो गया, मान लेता है। और पापा और मम्मी के 1000 समझाने पे वो नहीं मानता है। इसका मतलब वो क्या होता है, मूल्यों की स्थापना ना दूसरों की बजाय अध्यापक ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि छात्र शिक्षक को अपना आदर्श भूमिका निर्वाह करने वाला व्यक्ति मानते हैं। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति की दृष्टि होती है, समाज में जो परिपक्व व्यक्ति होता है उसकी दृष्टि कैसी होती है, रचनात्मक होती है, कभी भी वो नेगेटिविटी नहीं सोचता है ना। सकारात्मक तो है लेकिन सकारात्मक के अंदर ही रचनात्मक आ जाएगी। रचनात्मक कब करेगा, रचना कब करेगा, जब वो सकारात्मक होगा, मूड उसका सही होगा तब। तो ये पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, तो ज़्यादा ये है। हाँ, मान लिया कि इसको सही नहीं करेगा, फिर ये इसको कर दिया जाएगा। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है, उनके माँ बाप होते हैं। प्रश्न रिपीट हो रहा है, एक बार पहले भी आ गया है। खेल आधारित शिक्षा से तात्पर्य है, खेल आधारित शिक्षा से तात्पर्य है विद्यार्थियों में खेल की भावना विकसित करना। ये बालक में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
बालकों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यानी बच्चों में नेता का गुण आ जाए डील करने का, तो वो आपको क्या करना चाहिए। ये 92 कहा गया अपना प्रश्न, 92, ये 91 था, थोड़ा कट गया है ये। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि वो नेता का गुण उसके अंदर आ जाए, यानी अपने किसी ग्रुप को डील करने लग जाए। तो क्या करेंगे आप उसके कि उन्हें ना पाठ्येतर क्रियाओं के आयोजन के लिए तैयार करना चाहिए। पाठ्येतर क्रियाकलापों के आयोजन के लिए उनको स्थान देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। अब आप कहेंगे सर छात्र संघ चुनावों के लिए चुनाव करवाएंगे, कक्षा में मॉनिटर चयन करने के लिए ये भी करवाएंगे, मॉनिटर करेगा और देखो नेतागिरी करता है कि नहीं करता है। ताकतवर छात्रों द्वारा शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो 2 बिंदु हैं ये इसके अंदर इंक्लूड हैं। ये जो क्रियाएं हैं छात्र संघ चुनाव के लिए, कक्षा में मॉनिटर के लिए, ये पाठ्येतर यानी पढ़ाने से अलग की क्रियाओं में शामिल हो जाएंगी। तो ये ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा ए 92 का। क्वेश्चन नंबर अपना आता है 93। 93 में क्या करेंगे अपन, देखिए 93 का प्रश्न कह रहा है अपना कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एक अध्यापक है और अच्छा काम करे, उसके लिए आप क्या करेंगे। अध्यापक के कार्यों की सराहना करेंगे। ये यदि अध्यापक ने अच्छा काम किया है तो अपने जो उनका प्रधानाचार्य है या उनका संचालक है वो कहेगा कि सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो किसी भी काम के लिए फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, तो वो उस काम को और अच्छे से करेगा अगली बार। तो ये हो गया, ये भी ठीक ठाक है। देखो परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति दे करके, कैसा परीक्षा फल रखा उसके अनुसार उनको पदोन्नति देंगे, ये भी उसके कार्य में अच्छा देता है। कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, बिल्कुल नहीं, ये तो प्रशासन कड़ा प्रशासन तो क्या है, वो कार्य क्षमता को बढ़ावा नहीं देता है। और अच्छा वेतन देकर कुछ हद तक ये भी सही हो सकता है। यदि आप इधर से अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए उसको शाबाशी दे रहे हैं लेकिन वेतन में वृद्धि कर ही नहीं है, तो उसकी कार्य क्षमता है वो निश्चित रूप से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। अब वो उनके ऊपर डिपेंड है कौन सा ज़्यादा ये है ना। अब वेतन तो देंगे और जो काम कर रहा है आप उसकी बढ़ाई नहीं करेंगे, क्या किया, कुछ ऐसा नहीं कर देता, ये साथ कोई भी कर देता है, ऐसा करेंगे तो भी उसका नहीं बढ़ रहा है ना। तो ज़्यादा सही ये है। यदि ये नहीं माना जा रहा आंसर तो 2 नंबर पे डी को मान लिया जाएगा। एक शिक्षक छात्र में प्रेरणा और सहभागिता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ, और देखना इसमें ऐसा भी हो सकता है, यदि आपको मार्किंग देने का तरीका वो है जो एग्जैक्ट सही है उसमें 3, थोड़ा और सही उसमें 2, फिर थोड़ा कम सही उसमें 1 और बिल्कुल गलत है उसमें 0 वाला, ऐसा यदि देंगे तो आपका इसमें 2 नंबर देंगे, इसमें 3 नंबर देंगे, है ना, और इसमें 1 नंबर देंगे और इसमें 0 नंबर देंगे, ऐसे नंबर बांट सकता हो। तो अभी अपन ये मान के चलते हैं, एक शिक्षक छात्र में प्रेरणा और सहभागिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है। विकल्प और स्वायत्तता प्रदान करके और छात्र हितों को प्रोत्साहित करके कर सकता है। प्राय एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है जब वह छात्रों के उत्तम परीक्षा फल को देखता है। डी आंसर हो जाएगा इसका। एक शिक्षक छात्रों के विकास की मानसिकता को कैसे बढ़ावा दे सकता है, ये ज़्यादा मानता हूँ मैं। चुनौती और प्रक्रिया के अवसर प्रदान करके और दृढ़ता को प्रोत्साहित करके उनके मानसिक विकास की मानसिकता है उसको बढ़ावा दे सकता है। यदि ये नहीं मानता है तो फिर वो आंसर ये मानेगा, छात्र मानसिकता को अनदेखा करके और शिक्षण के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके कि वो क्या चाहते हैं, थोड़ा उसको छोड़ो। बच्चे होते हैं, बच्चे तो नहीं भी करना चाहेंगे, लेकिन उसको अनदेखा करके उनको है ना शिक्षण के अन्य पहलुओं पर उनका ध्यान केंद्रित करेंगे हम, और जब ध्यान केंद्रित होगा तो उनकी मानसिकता का विकास अपने आप ही हो जाएगा, है ना। ये 3 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है, ये 1 नंबर वाला भी है। एक निश्चित मानसिकता को बढ़ावा दे करके और चुनौतियों को हतोत्साहित करके, चुनौतियाँ का उनको हम दबाएंगे, उनको डर है, फियर है, वो कम करेंगे तो बच्चे की मानसिकता वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी अपन इसका आंसर ए मान के चलते हैं। एक शिक्षक छात्र के सीखने का प्रभावी ढंग से आंकलन कैसे कर सकता है। एक शिक्षक छात्र के सीखने का प्रभावी ढंग से आंकलन कैसे कर सकता है, यानी बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, कितना सीख रहा है, उसका आंकलन कैसे चलेगा, अध्यापक को क्या पता चलेगा।
क्विज, प्रोजेक्ट, कक्षा चर्चा सहित विभिन्न मूल्यांकन विधियों का उपयोग करके कर सकता है। ये बेटर रहेगा। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सबसे प्रभावी तरीका क्या है? विभेदित निर्देश का उपयोग करके और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल करके हम उनके अंदर प्रभावी तरीका खोज सकते हैं पढ़ाने का। एक शिक्षक सकारात्मक कक्षा वातावरण को कैसे बढ़ावा दे सकता है? छात्रों के बीच स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करके और सम्मान को प्रोत्साहित करके कर सकता है। यदि कोई अभिभावक परीक्षा में अपने बालक की सिफारिश अध्यापक से करे तो अध्यापक को चाहिए कि मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है, कोई अध्यापक बोलता है सर देख लेना बच्चा अपना है, थोड़ा ध्यान रखना, मतलब उसका विचार अलग होता है कि आप उनकी सिफारिश करता है कि सर थोड़ा बता देना है। यदि ऐसी बात कोई आपसे करे कि परीक्षा में मेरे बच्चे को नकल कराना, तो आप क्या करेंगे? उसकी सहायता करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल गलत रहेगा, आपके आचरण के विरुद्ध रहेगा ये तो। उससे कहें कि वह फिर कभी ऐसा न करें, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कहने पे आपको ना 1 नंबर वाला प्रश्न है ये मिलेगा आपको 1 नंबर कि ऐसा करने से अभिभावक आपका क्या है, नाराज हो सकता है। नम्रता तथा दृढ़ता से उसे ऐसा करने के लिए मना करें, यानी आप मना करेंगे ना, उसे कहें कि वह फिर कभी ऐसा न करें कि नहीं साहब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर नहीं कर सकता आपको शर्म नहीं आई ये बोलते हुए बच्चे को नकल करवाने की बात करें, तो अभिभावक नाराज़ हो जाएगा। इसमें आपको नंबर तो मिलेगा कि आपने मना कर दिया क्योंकि आपने वास्तव में नकल नहीं करवाई, अच्छे गुण आप में, तो इसमें 1 नंबर देंगे। लेकिन आप इसी चीज़ को नम्रता से भी तो मना कर सकते हो ना, प्यार से भी तो मना कर सकते हो ना। तो आप उसको कहेंगे कि नम्रता के साथ में और दृढ़ता के साथ में, नम्रता भी दिखाएंगे, दृढ़ता के साथ में भी उसे ऐसा करने के लिए मना कर देंगे, है ना। तो ये आपका आंसर ज़्यादा सही हो जाएगा। बेरुखी से उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह देंगे, ये भी गलत बात है, व्यवहार टूट जाएगा, व्यवहार खराब होगा। तो ये सी आंसर इसका क्या है, हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका PTET 2025 2 वर्षीय बच्चों के लिए शिक्षक अभिवृत्ति व अभिरुचि का जो पेपर है सोल्व हो गया है। इस बच्चे अपने अपने कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।